जय जोहार, जय हिंद। आज हम सीजीपीएससी 75 डे के चैलेंज में आज 10वां दिन हम करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब दिल्ली सल्तनत कहाँ पे, भारत, अपना प्यारा भारत जो देश है, उसका जो इतिहास अगर जानना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, तो भारत का इतिहास और दुनिया का इतिहास में कोई ज्यादा, मतलब दुनिया का इतिहास को समझे बिना इंडिया का इतिहास को अच्छे से नहीं समझ सकते। प्लस इंडिया का इतिहास को अच्छे से समझने के लिए दुनिया के में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा था, पहले मौर्य देखे थे, मौर्य साम्राज्य था, ठीक है ना। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, और जब गुप्त साम्राज्य आया उसके बाद यहाँ पे शक के साथ हम लोग मिलके यहाँ पे पूरा जो यूरोप है, अभी यूरोप के साथ हम लोग ने लिंक किया और ट्रेड रिलेशन था, और इधर से चाइना का सिल्क रोड था, ठीक है। तो ये चल रहा था गुप्त, उसके बाद पोस्ट गुप्त काल आता है। फिर अचानक क्या होता है, जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो है एरिया सऊदी अरब पे, ठीक है ना, अरब पे क्या है, इस्लाम का उदय होता है, ठीक है ना, एक चीज होता है। और इसी बीच में क्या होता है कि जब ये जो अरब है, ठीक है ना, अरब है, अरब जब वो ट्रेड रूट को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ से उसके बाद से पूरा गेम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका इफेक्ट सब जगह पे मिलता है। और यहीं पे ही जो है एक मध्यकाल में हम लोग को पता चलेगा कि ये जो टर्क जोन है, तुर्की, ठीक है ना, तुर्क बोल सकते हैं, और तुर्क जो जोन है वो लोग आना शुरू करते हैं, और जो तुर्क लोग का है ये स्थान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये एक फेस आता है, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे देश में भी ये आना शुरू कर देते हैं और अपना राज्य बनाना शुरू करते हैं। और जो तुर्क आते हैं, ठीक है, और उस तुर्क के कारण ही हम लोग के देश में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरली जो पहले जो तुर्क कबीलाई थे, कबीलाई थे, लेकिन धीरे धीरे कबीलाई लोग आते आते, कल्चर तो रहता नहीं है ना, कबीलाओं का क्या कल्चर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये लोग क्या है कि ये जो अरब कल्चर है उससे प्रभावित होते हैं और से इस्लाम से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इस टाइप से आपका एक जो चलता है, और वो यहाँ पे हम लोग के देश में भी आते हैं अपना कबीलाई स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद उसमें जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ गया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर साथ में कल्चर के साथ हमारे भारत में आते हैं। साथ ही इसी टाइम में भी और एक जगह पे देखोगे, आप देखोगे क्या कुछ देर के बाद क्या आएगा, इस जगह पे आएगा, पूरा यहाँ से आएगा एक कबीलाई जिसको हम लोग चंगेल खां बोलते हैं, उस वो पूरा ये जगह पे रूल करता है। तो उसका भी इफेक्ट हम लोग को यहाँ पे दिखता है। और जब ये कट कर देता है, ठीक है ना, जब 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 ये आके कट कर देता है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक दो अलग अलग कल्चर, और यहाँ पे अपना खुद का कल्चर, एक इस्लाम कल्चर यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना। ये पूरा जो जो कहानी है उस वही दिल्ली सल्तनत है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी उसका इफेक्ट आपको दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, गैर मुस्लिम तुर्क जनजाति और इस्लामिक समकक्ष के बीच में जो गाजी है, गाजी, गैर इस्लामी तुर्क, तुर्क और गाजी के बारे में बता रहा है। तो उसके बारे में बताना है। जो मैं बताया, जो तुर्क जो है, तुर्क कबीला है, जो उसमें क्या है, एक गाजी बनते हैं। गाजी एक क्या है, एक तरह से सैनिक है, जो कि नया नया जगह को कैप्चर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो उसके बारे में बताना है। तो गाजी मुस्लिम सीमांत राज्यों में गैर मुस्लिम मुस्लिम जनजातियों के लड़ने के लिए एक प्रकार का सैनिक रूप में उभरे थे गाजी जो है। हाँ बिल्कुल, गाजी क्या थे कि जो जो गैर मुस्लिम जनजाति हैं उनसे लड़ने के लिए एक प्रकार के सैनिक के रूप में उभरे थे। दूसरा, ये जो गैर मुस्लिम तुर्क जनजाति के प्रारंभ में क्या करते थे, इस्लामी राज्यों और गाजियों के बीच एक विरोधाभास था, और एक दूसरे को विरोध धर्मी माना जाता था, ठीक है ना। आपका रिलीजियस एंगल में बोल सकते हो, एक दोनों का नहीं चलता था। बट बाद में क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या बन गए, ये जो है गाजी और जो नॉन जो गैर तुर्की जो कबीलाई थे या जनजाति थे, और बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही ये हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तीनों, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो यहां से गाजी का उत्पत्ति होता है, और जो गाजी है प्लस जो इस्लाम है वो आगे बढ़ते बढ़ते भारत देश तक आता है। और जब वहां पे आता है तो हम लोग के देश में भी इस तरह से एक नए सैनिक की उभरते हैं, एक नए सैनिक जो लड़ाकू किस्म के सैनिक निकलते हैं, जैसे कि वहां पे गाजी आ रहे हैं।
वैसे हमारे देश में भी क्या हो जाता है, एक नए वर्ग उभर उभर के आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं। जो क्या है कि राजपूत भी गाजी लोग की तरह क्या है कि लड़ाई करना उनका क्या बोलते हैं प्लेग्राउंड के जैसे, ठीक है ना, था। तो राजपूत भी हमारे वंश थे। तो यहाँ पे भी जो राजपूत रहते हैं, वो कौन कौन से राजपूत उभरते हैं उसके बारे में बताना है, और कौन से राजपूत कौन से जगह से रहते हैं। तो एक बता रहे हैं, गढ़वाल रहते हैं राजपूत, जो है कन्नौज में रहते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो परमार है वो मालवा में रहते हैं। तीसरा है जो चंदेल है वो बुंदेलखंड में रहते हैं। उसके चौथा है कलचुरीस, जो है एक तरह से गुजरात में रहते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा पेयर सही है। तो हमको पता है राजपूत या फिर जो लड़ने वाले जो राजा हैं वो कलचुरी तो हमारे सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये लोग शासन किए। तो ये तीसरा वाला, चौथा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तीन सही हो जाएगा। तो इसमें इसमें से तीनों के तीनों सही हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। उसके दिल्ली में जो होते हैं वो है तोमार होते हैं, तोमार होते हैं। उसके बाद दिल्ली के आसपास जो और एक जो राजपूत या फिर जो सैनिक शासक जो बनते हैं वो चौहान होते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में अब मैं अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। और जब दिल्ली जो बाहर से जो सल्तनत आते हैं और उसमें से जो एक जो लुटेरे बोल सकते हैं, एक कबीलाई जो आते हैं, तो उसमें से एक बड़ा जो है वो है मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये आपका आते हैं बाहर से, ठीक है। अब वो जो लड़ाई होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1191 को तराई की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को निर्णायक रूप से हरा दिया था, ठीक है ना। हाँ, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के जो जो राजा थे, वो जो पहले मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है ना, तराई के पहले युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कि पृथ्वीराज चौहान जो अगले साल जो होता है तराई की दूसरी लड़ाई होता है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो उसका जो जीतने का जो कारण बता रहे हैं, मुख्य जो घुड़सवार थे, ठीक है ना, घुड़सवार सेना थे वो बेहतर थे, उसके क्षमता अच्छा था और उनका गति अच्छा था, इसके कारण जीतते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा जो है ना चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का, वो ये जो जो घुड़सवारी सेना थे उतना अच्छा नहीं थे। तो हाँ, बिल्कुल सही है। इवन जो कारण ही यही है कि जो दिल्ली सल्तनत के लिए जो मोहम्मद गोरी आए रहता है, तो वो क्यों जीतता है, क्योंकि उसके पास जो घोड़ा का सेना अच्छा रहता है। और एक जो घोड़ा में क्या रहता है, घोड़ा के सेना में वो एक अच्छा नीति के तरह क्या करते हैं कि जो इस टाइप से नीति रहता है, मतलब कि घोड़ा बहुत तेज रहता है और घोड़ा में स्टेबिलिटी के लिए उसको बहुत सारे जो औजार जो लगा के आते हैं, जिसके कारण ही जो जो सेंट्रल एशिया के जितने भी जो इन्वेडर्स लोग हैं वो जीतते हैं। क्योंकि ये और वो लोग क्या है कि एक स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, और स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही है कि घोड़ा से रहते हैं और साथ में उन लोग के पास धनुष रहता है, धनुष बहुत तेज रहता है, उसमें भी तकनीकी में वो कर लेते हैं। तो आते हैं, एक आया फिर तीर चलाया फिर आगे गया, फिर दूसरा घोड़ा आया तीर चलाया आगे गया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है, अश्व घोड़ा के सैनिक के कारण। तो एक रीजन रहता है पृथ्वीराज चौहान, और हमारे क्षेत्र के जो राजा लोगों को पता नहीं रहता, इस कारण हार जाते हैं। अगला अगला प्रश्न है, ये है कि जो तुर्क और राजपूत के खिलाफ क्यों जीतते हैं, वही बताया, तुर्क राजपूत के खिलाफ क्यों जीतते हैं। तो एक जो है बेहतर संगठन और समन्वय था, ठीक है ना। हम जब पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें भारत में क्या था, सामंतवाद व्यवस्था था। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो संगठन और समन्वय इतना अच्छा से नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो सामंतवादी व्यवस्था में क्या करते हैं कि जब राजा को जब जरूरत होती है तब वो मांगता है तो लेके आते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, राजा रहता है, ठीक है ना, एक राजपूत राजा है, ठीक है ना, राजस्थान में, एक बाजू में गुजरात में। जब तक ये लड़ाई स्टार्ट करता है तब इसको मांगता है, तो वो एक संधि के सामंत लोग को बोलता है, तब उसमें फिर बार्गेनिंग होता है। तो स्थायी सेना बनाए नहीं रहते, ठीक है ना, छोटा छोटा सेना तो समन्वय नहीं रहता और स्थायी सेना नहीं रहता। दूसरा, हम लोग के जो राजपूत जो राजा लोग हैं उसकी दृष्टि में कमी थी। मतलब हाँ, देखिए कि जब हमको पता है कि सबसे ज्यादा जो हम लोग का इन्वेजन इधर से हुआ है, तो हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ये बोल रहे हैं कि जो टर्क लोग हैं वो आयरन स्ट्रिप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो 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 घुड़सवार युद्ध में क्रांति लेके आ जाते हैं, जिसमें मतलब क्या कि लोहे का रकबा तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या कि जो घोड़ा है, घोड़ा का
जो उसमें जो बैठने का जो तरीका है बहुत स्मूथ बनाया जाता है और आसानी से चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और रकबा तकनीक का यूज होता है, और साथ में उन लोग का जो धनुष में भी टेक्नोलॉजी में भी इजाफा करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये कारण से जो तुर्क है वो राजपूत से जीत जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली में जो जो पहला जो शासक करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा कथन सच है विचार करना है, बताए सच सही है बताना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 को मोहम्मद गोरी की हत्या करने के बाद स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है, पहला स्टेटमेंट बताना है। दूसरा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो गुलाम वंश या मुमलुक वंश की सत्ता का पहला शासक बनता है। तो हाँ, हम लोग समझेंगे कि जब जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध होता है तो गौरी जीत जाया रहता है। उसके बाद क्या करता है, वहां पे अपना जो सेनापति है जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, उसको छोड़ देता है और वो चले जाता है, और यहाँ पे ये रूल करते रहता है मोहम्मद गोरी के बिहाफ पे। बट क्या है कि जैसे ही पता चलता है कि मोहम्मद गोरी का डेथ हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, अपने आप को स्वयं को क्या कर देता है, राजा बना देता है, और वो गुलाम वंश का फाउंडेशन करता है। तो एक गुलाम क्या बन जाता है। और देखो वहां पे जब जब हम लोग मध्यकालीन व्यवस्था पढ़ेंगे तो गुलाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। जहां पे जो लड़ाई होता है जीतते हैं तो जिसको है, उसमें क्या है कि अपने सिपाही और लड़ाकू सैनिक बनाने के लिए उन लोग स्लेव का यूज करते थे। तो उसमें से एक गुलाम जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत का बोल सकते हो या फिर दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। वैसे आपको पता है कि भारत में राजा कोई भी बन सकता है, ठीक है। अभी तो डेमोक्रेसी है, अब तो डेमोक्रेसी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जब दिल्ली के सल्तनत की बात की जाए तो अलग अलग वंश के आते हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सा वंश जो इसमें युग्म कौन सा जो है सही पेयर है। पहला खिलजी वंश, ठीक है। आपके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, और वो होता है इसका जो है 1290 से लेकर 1320, और जलाउद्दीन खिलजी इसका स्टार्ट किया रहता है, संस्थापक रहता है। सेकेंड आपका तुगलक वंश है 1320 से 1414, ठीक है ना, ज्ञानुद्दीन तुगलक इसको बनाया रहता है। तीसरा है सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 इसका खीरज खान है। और चौथा है लोधी वंश, लोधी वंश का है बहलोल लोधी। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही है, ठीक है ना, नीचे में से। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक पेयर है जो सही है, ठीक है। और जो अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा तो सबसे पहले जो गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा। तो आपको याद करके रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है डायरेक्टली और इजी रहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको देख बताना है कि जब दिल्ली सल्तनत जब था, ठीक है ना, ये जो डायनेस्टी अलग अलग जो वंश शासन कर रहे थे, तो अक्सर मंगोल का आक्रमण का सामना करना पड़ता था, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में के दौरान हुआ। तो आपको मैं बताया कि जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है तो ये पूरा यहाँ से मंगोल जो है कबीले का आक्रमण होते रहता है, यहाँ से तुर्क आते रहते हैं, ठीक है। तो जब तुर्क यहाँ पे शासन करते रहते हैं तो मंगोल आते रहते हैं, ठीक है ना, जो इससे पहले जो तुर्क शासक की है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इधर। तो यहाँ से तो बिल्कुल इनके दौरान में आक्रमण होते रहता है, सामना करना पड़ता है। दिल्ली के सुल्तान ने अब्बासी खलीफा को मान्यता देकर धार्मिक वैधता प्राप्त करने की कोशिश की है। अब देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, मंगोल आ रहा है, चंगेल खां आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे पूरा विस्तार किया जा रहा है, और चंगेल खां पहले कबीलाई था, बाद में वो इस्लाम धर्म को कबूल होते इस्लाम बनते हैं मतलब। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा जो कबीलाई का जंगेल खां का कब्जा है, तो और यहाँ पे इजिप्ट में खलीफा है। तो बोलते हैं, और खलीफा क्या होता है कि मुस्लिम धर्म का जो सबसे जो धार्मिक नेता रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ इससे मान्यता लेते रहते हैं, हाँ बिल्कुल लेते रहते हैं, धार्मिक वैधता की प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है जो बता रहा था कि उधर से चंगेज खां आते हैं, जो कि मंगोल एम्पायर जो पूरा जो अभी का जो एरिया है, इधर से यूरोप का देखो, जो ईस्टर्न यूरोप, इधर इजिप्ट हो गया, इजिप्ट से ऊपर वाला, फिर इधर चाइना हो गया, फिर ये इंडिया, ठीक है ना। तो सब जगह पे जो है कौन सा साम्राज्य फैलता है, वो मंगोल का। मध्य एशिया में भी, बिल्कुल मध्य एशिया में भी, चाइना में भी, पर्सिया मतलब ईरान में भी, ईस्टर्न यूरोप में भी।
तो ये पूरा जो है रूल करता है। और दुनिया का सबसे जो खतरनाक जो बोल सकते हो कबीलाई और जो राजा जो कि जिस तरह से मतलब अपना प्रचार प्रसार करता है, मार काट करके जगह छेड़ता है, वो है मंगोल चंगेल खां है, एक है, ठीक है ना। और यहाँ पे भारत में क्या है कि यहाँ पे टर्क लोग रहते हैं, तो एटलीस्ट क्या हुए थे, जो टर्क से हम लोग को थोड़ा सा रक्षा मिला था, मतलब रक्षा तो नहीं बोल सकते, अगर यहाँ पे भी भारत में आ जाते तो भारत का सोसाइटी कैसे रहता पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है आंसर होगा सबके सब है, सबके सब सही होंगे। जो मंगोल का साम्राज्य पूरे सब जगह पे फैल गया था, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के अभियान के बारे में बताना है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के विजय में दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत में पहला बड़ा विस्तार था। तो अभी हम लोग ने देख रहे थे इससे पहले दिल्ली सल्तनत से पहले इधर चोरा चेला पांड्या, ठीक है ना, और राष्ट्रकूटा चल रहा है, उधर क्या है कि चेरा चोला पांड्या चल रहा है, ठीक है ना, पल्लव चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो राजा है वो यहाँ तक इस लेवल का नहीं जा पा रहता है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये पूरा आपके दक्षिण में गुजरात जीतने के बाद पूरा साउथ तक मदुरई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये सही है। दूसरा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी यादवों के साथ लड़ते हैं, काकतीय वंश जो वारंगल के साथ लड़ते हैं, होयसलों के साथ लड़के विजय पाते हैं। तो आपको ये याद रखना, हाँ बिल्कुल सही है, इन लोग के साथ लड़ाई करते हैं यादवों, देवगिरी, ठीक है ना, काकतीय, वारंगल जो अभी आंध्र प्रदेश में, होयसल जो भी साउथ में है, ठीक है ना, ये तीनों के साथ लड़ाई करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दक्षिण जो जब दिल्ली सल्तनत ऊपर में चल रहा था तो नीचे में जो साउथ के जो किंग कौन थे, यादव, काकतीय और होशर थे। तो हाँ बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान, ठीक है, अब क्या बताना है कि कौन सा प्रमुख सुधार किया, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सुधार था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। और अब आप पूरे पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक आप राज करने कर रहे हो, ठीक है ना, अभी पता चला हमको। उसके बाद आपको चंगेल खां से बचाना भी है, यहाँ पे फ्रंट में भी आपको डिफेंस करना है, साथ में अगर एक्सपेंस करना है नीचे भी। तो सबसे अच्छा चीज क्या कब कर सकते हो, अगर आपका प्रशासन बहुत अच्छा रहे और आपके पास प्रशासन में पैसा आते रहे। तो पैसा आते रहे तो क्या करेंगे, रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत सारा चीज करता है। तो वो करता क्या है कि जो आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण और कड़े बाजार पर नियंत्रण करना प्रमुख सुधार में से एक है, बिल्कुल। दूसरा, राजस्व संग्रह के लिए केंद्रीकृत करने के लिए एकता प्रणाली से उन्मूलन, नहीं भाई, ठीक है ना, ये तो सही है। अगर राजस्व को कलेक्शन कर ही कहा रहे हैं, एकता प्रणाली के कारण ही तो कर रहे हैं ना। तो अगर उसको ही हटा देंगे तो क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, नहीं ये गलत हो गया, ये सही है पहला। दूसरा, प्रशासन में सूफी प्रथाओं को बढ़ावा, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता था कि भैया जो चीज इंपॉर्टेंट है प्रशासन को चलाने के लिए, जो भी कन्वेंशन है वो है, हम वो यूज करेंगे, ना कि कोई जो धार्मिक वाला होगा। तो ये सूफी लोग का भी प्रथाओं को ना बढ़ाया, ठीक है ना, ये भी नहीं करता। तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर करेंसी, जो कागजी मुद्रा का शुरुआत की, नहीं, इनके टाइम में नहीं होता कागजी मुद्रा की शुरुआत, ठीक है ना, इनके टाइम में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, इन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु है, जितना भी उन लोग का मूल्य निर्धारण कर देता है, ठीक है ना, और बाजार को एकदम नियंत्रण करता है, अलग अलग पालिका बाजार क्या अलग अलग बाजार बनाता है, ठीक है। तो इसमें इसी के कारण क्या है, उसका रेवेन्यू सिस्टम, आपके पास पैसा अच्छा है तो आप लड़ाई करने के लिए आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है ना। आज भी है, आज चाइना क्यों लड़ाई करने में उतर रहा है, क्योंकि पैसा है उसके पास। अमेरिका क्यों, क्योंकि पैसा है अमेरिका के पास। अगला जो सुधार जो करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर अलाउद्दीन का कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। अलाउद्दीन का जो सैन्य सुधार करता है, अब देखो रिवेन्यू तो सुधार किया, मार्केट का सुधार किया, अब सैन्य में भी सुधार करता है कि अब क्या कर देता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को भूमि के अनुदान के बजाय नगद भुगतान दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पहले जमीन जो दे रहे थे, सामंतवादी व्यवस्था में हम लोग जमीन दे रहे थे ना, आपके पास क्या है कि क्वाइन है, पैसा की कमी है, लेकिन ये क्या है, पैसा दे रहा है, ठीक है। ये पहला राजा भी बनता है कि जो कैश में पैसा देता है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सुधार है, तो गलत नहीं, ये सही है। दूसरा, वो घोड़े के लिए दाग, क्योंकि जो अच्छे घोड़े रहेंगे तभी जीत पाओगे ना, तो उसके लिए दाग और जो चेहरा सिस्टम लेके आता है जो सैनिक रहता है उसके लिए, हाँ बिल्कुल दोनों के संग दाग और चेहरा सिस्टम, इसके कारण करप्शन नहीं होता और जेन्युइन आदमी लोगों को क्या मिलता है कि हाँ अच्छे क्वालिटी में आपके पास घोड़ा है, तो ये भी सही है।
तीसरा क्या है, स्थायी सेना को समाप्त कर दिया और सैन्य समर्थन के लिए सामंतों पर निर्भर करता था। भैया सामंतों पर निर्भर नहीं करता था, ठीक है ना। अगर सामंतों पर निर्भर करता तो स्टैंडिंग आर्मी और तुरंत इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है ना। आपको डिफेंड भी करना है, साउथ में भी जाना है, ठीक है ना। नहीं, ये गलत हो गया। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण से सरदार रक्षा के लिए एक बड़ी स्थायी सेना बना के रखता था। बिल्कुल, मंगोल इधर आ रहे हैं तो इधर अच्छा से तैनात करके रखता था, ठीक है ना। और दूसरा, उसका जो डिप्लोमेसी है वो वहां पे भी काम आएगा कि हाँ भैया, ये वाला जो इधर जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे को ज्यादा रिलेशन इंटरफेयर करना नहीं, ठीक है ना। मुझे अपना देश को या फिर अपना जगह को चलाना है। आज भी हम लोग के साथ सामने क्या है कि सेम प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत क्या अफगानिस्तान तालिबान के साथ कुछ कर रहा है कि नहीं, न्यूट्रल है अभी, ठीक है ना। हम लोग न्यूट्रल हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी क्या करता है, उधर से मंगोल आ रहा है तो मैं ना किसी को बचाऊंगा ना किसी के सामने जाऊंगा, मैं अपना डिफेंस को करूंगा, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, उसके बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आप 3 प्रयोग सुने होंगे, तो इसमें से कौन सा प्रयोग गलत है ये बताना है। तो ये पहला कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दक्षिण क्षेत्र पर बेहतरीन नियंत्रण के लिए। अब देखो भारत इतना बड़ा है, ठीक है ना। नॉर्थ को अगर कंट्रोल करोगे तो साउथ बाहर चले जाएगा, साउथ को कंट्रोल करोगे तो नॉर्थ बाहर चले जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो पूरा क्या बोलते हैं आ रहा है, ठीक है। मंगोल आ गया, उसके कारण चंगेल खां आ रहा है तो डिफेंस करना जरूरी है। लेकिन क्या बोला कि मेरे को इधर भी करना है, तो क्या हुआ मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसका जो जो राजधानी यहाँ से लेके इसको महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं दौलताबाद में शिफ्ट कर रहा था, ठीक है ना, पहला। हाँ, ये तो एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा क्या है कि उसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। हाँ, शुरुआत तो की थी, जिससे राजकोष में चांदी की कमी का सामना पड़ा। अब देखो इस सेंचुरी के आसपास में पूरे दुनिया में क्या होता है, अब दुनिया में क्या हुआ है, चंगेल खां का खौफ आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है, ट्रेड होगा क्या, नहीं हो रहा है, पूरा चांदी की कमी हो जाता है। तो उसने के कारण क्या हो गया कि टोकन मुद्रा शुरू किया था। हाँ, टोकन मुद्रा शुरू करने की कोशिश किया था लेकिन सफल नहीं हुआ था, ठीक है ना। गलत है, ये हो गया, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसने क्या बोलते हैं एक कराचिल अभियान को कठोर भूभाग और स्थायी प्रतिरोध के कारण असफल रहा। हाँ, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के वाला ये एरिया है, ठीक है ना, हिली एरिया पे जाके कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना हिली एरिया था तो नहीं गया, ठीक है ना, ये भी सही है। तो चौथा, ये सोच रहा था खुरासान खुरासान जो रीजन में आक्रमण करने की योजना बना रहा था। खुरासान क्या है, सेंट्रल एशिया, मतलब सोचो इसका क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक क्या बोल रहा है कि भारत को तो मैं कंसोलिडेट कर रही, अब मैं साउथ सेंट्रल एशिया की जगह पे जाके लड़ाई करूंगा। लेकिन क्या देखा फिर बाद में, अपने इंटरनल प्रॉब्लम को देखा और खींच दिया, भैया नहीं जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी लेकिन सफल नहीं रहा, असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, ठीक है ना। तो आपको देखने से पता चलेगा क्यों असफल रह गया, अगला क्वेश्चन में पता चलेगा। तो 14वीं शताब्दी में वैश्विक रूप में क्या है, चांदी की कमी पड़ेगी थी, हाँ, ठीक है ना। कुछ लोग कुबई खान और गाजा खान जैसे शासक ने टोकन मुद्रा का प्रयोग करना शुरू किया। बिल्कुल, टोकन मुद्रा का प्रयोग किया गया। टोकन का मतलब क्या होता है कि आपके पास सोना या चांदी नहीं रहे तो क्या करेंगे, उसका फेस वैल्यू का हम लोग ने कागज बना दिया। कागज में आज का जो रुपया जो चलता है, ठीक है ना, जो 10 रुपए का नोट, ठीक है ना, नोट बनाने में जो कितना खर्चा आता है, 2000 का नोट है, नोट बनाने में ओवरऑल जो खर्चा आता है कम आता है, लेकिन 2000 तो नोट है, आप बना दिए, वो टोकन मनी हो गया, ठीक है। तो कुबई खान और गज्जा खान ने ऐसे मुद्रा का प्रयोग किया था। हाँ, ये चाइना का है और एक ईरान के। दूसरा, अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में 48 जित्तल एक टंका के बराबर होता था। 48 जित्तल जो है एक टंका के बराबर होता था। दूसरा, और अनाज का एक मान लगभग 15 किलो होता था। तो एक मान 15 किलो होता था, ये बता रहे हैं। एक 48 जित्तल एक टंका के बराबर होता था और एक मान जो 15 किलो के बराबर होता था। एक मापने का तरीका है, ठीक है ना, जिसमें जो वस्तु विनिमय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम बनाए थे, हाँ बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसे था, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है कि दिल्ली सल्तनत में, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से विदेशी यात्री में से गलत कथन कौन सा है, ठीक है ना, विदेशी यात्री आए, गलत कथन कौन सा है। पहला, इबन बतूता आया था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और काजी के रूप में काम किया था। दूसरा, मार्को पोलो आया था,
ठीक है। मार्को पोलो दिल्ली सल्तनत में किसके, काकतीय साम्राज्य के बारे में, काकतीय साम्राज्य में आया था और व्यापार और धन के बारे में बताया था, ठीक है। निकोलस डी कांटे लोधी वंश के शासन काल में आया था और मसाले और ट्रेड का वर्णन किया गया है। और अल बरूनी जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आया था और किताबे हिंद लिखा है, ठीक है। किताबे हिंद लिखा है, लेकिन अल बरूनी अलाउद्दीन खिलजी के सामने नहीं आया था और मोहम्मद गौरी के साथ आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही स्टेटमेंट है। अगला व्यवस्था है इक्ता प्रणाली और जिजिया प्रणाली, ठीक है ना। इसके बारे में बताना है आपको कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है कौन सा कथन है, ठीक है ना। इक्ता प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया है, पहला स्टेटमेंट। जिजिया जो है गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था, अक्सर इक्तेदार द्वारा एकत्र किया जाता था, ठीक है। तीसरा, इक्ता प्रणाली में भूमि राजस्व संग्रह और सैनिकों को बनाए रखने में शामिल था, ठीक है। चौथा, इक्ता अस्थायी प्रभार था और एक पैतृक नहीं थे। तो ये बताना है कि इक्ता जो प्रणाली है इसमें, हाँ बिल्कुल, पहला तो ये क्या है कि इक्ता क्या है कि एक भू संग्रह राजस्व संग्रह करने का तरीका था और इसको जो लेता था वो कौन लेता था, इक्तेदार लेते थे, एकत्र करते थे, ठीक है ना। ये भी सही है। और ये क्या है, टेम्पोररी थे, ठीक है ना, प्रभार थे, अस्थायी थे, स्थायी नहीं था, ये सही है। दूसरा ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या है कि मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर जो लगाए जाने वाला जो कर था वो जिजिया था, बिल्कुल सही है। और इसको कलेक्ट करने वाले इक्तेदार थे। तीसरा पहला गलत है, इसको जो लगाया था वो कौन था, स्टार्ट क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था और इसको जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया था इल्तुतमिश किया था। तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये गलत है, बाकी सब तीनों के तीनों सही है। तो हमको गलत पूछा है, तो गलत क्या है, पहला गलत है। अगला प्रश्न हम लोग तो देखते हैं, जो दिल्ली सल्तनत में खूद और मुकद्दम, ठीक है ना, मुकद्दम और खूद दो शब्द होते हैं, ठीक है ना। एक राजस्व में काम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खुद गांव के मुखिया और जमींदार थे जो राजस्व संग्रह करने में मदद करते थे, बिल्कुल मदद करते थे। मुकद्दम क्या है, गांव में जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे और विवाद सुलझाते थे, बिल्कुल सही है, सुलझाते थे। तीसरा, दोनों पैतृक पद थे, पैतृक पद थे मतलब हेरिडेटरी थे और हटाया नहीं जा सकता था, भाई कौन नहीं हटाया जा सकता था, इसको हटाया जा सकता था, ये गलत हो गया, ठीक है ना। और तो इसका जो सही, इसमें कौन सा क्या बोल रहा है, ये गलत है, कौन सा गलत है, ये तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखते हैं वो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो जेनिथ पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, चरम सीमा, एकदम जो सबसे साम्राज्य सबसे ऊंचे स्थान पे किसके टाइम में होता है। तो अब इसके लिए भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें बताना है, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को दक्षिण भारत तक विकसित किया और बाजार सुधार लागू किए। हाँ भाई, अलाउद्दीन खिलजी है जो कि पूरा भारत में पूरा दिल्ली सल्तनत को लेके जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत को सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया। मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोग देख रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक वो इस एरिया में भी जाके लड़ाई करना चाह रहा था, हाँ इधर कॉन्सोलिडेट हो गया तो इस जगह में, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था, नहीं, ये हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था, ठीक। उसके बाद अलाउद्दीन, और मतलब किस लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये पूरा साम्राज्य चले गया था, बिल्कुल सैन्य शक्ति के कारण, ठीक है, और उनके प्रशासनिक के कारण। तो चौथा भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोग को पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट क्या है, तो गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे पढ़ते हैं, एक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के नीति के बारे में बताना है, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट में जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट हो जाता है। और जैसी अर्थव्यवस्था आपका कमजोर होता है तो आपका क्या होता है, देखना कि धर्म का यूज स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटिशियन लोग करते हैं। आपका अर्थव्यवस्था खत्म है मतलब धर्म का यूज करेंगे, ठीक है, ये बहुत जगह पे ये कोरोली पाया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी ऐसे होता है। तो इसी कारण है कि फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, तो क्या क्या करता है,
अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर लास्ट में बोलेंगे कौन सा गलत है। तो फिरोज शाह तुगलक ने किसानों का समर्थन करने के लिए भूमि राजस्व कर को आधे से घटाकर एक तिहाई कर दिया। आधे से एक तिहाई कर दिया। चलो, अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं चल रही है तो क्या करेंगे, आपको टैक्स कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेन जो टैक्स तो किसान ही दे रहे हैं, तो पहला सही है। दूसरा, प्रशासनिक और सैन्य पदों के लिए पैतृक उत्तराधिकारी शुरू कर दिया, जिससे केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई, ठीक है। अब पैतृक अधिकारी बनाओगे, ठीक है ना, हेरिडेटरी बनाओगे, तो टैलेंट का कद्र नहीं करोगे, टैलेंट का कद्र नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका सेंट्रल जो व्यवस्था है वो मजबूत होगा, वीक हो जाएगा। तो दूसरा तो गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने जिजिया को फिर से लागू कर दिया। जैसे ही आप कमजोर होते हो तो क्या है कि बहुत सारे धर्म हो गया, उसके बाद अलग अलग संगठन लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको बोलेंगे तो क्या, तो वो जो जिजिया कर था उसको फिर से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर लागू कर देता है, पहले किसानों के ऊपर तो लागू रहता है, किसानों तो 99% तो हिंदू ही थे ना, ठीक है। और क्या हो गया, अब जिजिया कर को क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनके ऊपर भी लागू हो जाता है, ठीक है। जो ब्राह्मण जनरली किसान ही नहीं कर रहे थे मोस्टली, तो यहाँ पे कर लागू होता है। तीसरा जो है कि सिंचाई को जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या बनाता है, एक फिरोजाबाद, हाँ बिल्कुल नाम ही है, फिरोजाबाद बनाता है। और जो हिसार है उसको भी बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे इरिगेशन के कंस्ट्रक्शन का कार्य करने की कोशिश करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ये वीक कर देता है, ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये है कि तैमूर के जो आक्रमण के बारे में बताना है, ठीक है ना। अब देखो, जो इधर इधर से जो आक्रमण कर रहे हैं उसमें क्या हो गया, अब तैमूर आ गया, चंगेल खां के बाद तैमूर आ गए। अब क्या है, तैमूर ने, अब तैमूर आ रहे हैं तो क्या वो दिल्ली में प्लंडर किया, बिल्कुल दिल्ली में प्लंडर करते हैं, आके धन लूट के पूरा चले जाते हैं। और यहाँ से धन लूटते हैं और क्या करते हैं, अपना जो वॉर है इधर आगे बढ़ने के लिए लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, भारत में इसी कारण। दूसरा, चंगेल जो तैमूर है वो क्या बोलता है, वो चंगेल खां का रिलेटिव हूँ बोलता है, मतलब ब्लड का रिलेटिव हूँ, अपने आप को बताता है। वही होता है ना कि चंगेल खां तो बड़ा राजा है, ठीक है ना, मैं भी अपने आप को बताता हूँ, बिल्कुल वो अपने आप का वो दावा करता है। तैमूर ने भारत में स्थायी शासन स्थापित करने के लिए लक्ष्य से आया था, भाई नहीं, भारत में कोई भी स्थायी शासन करने के लिए लक्ष्य से कोई नहीं आया रहता है, ठीक है ना। वो आता है क्योंकि यहाँ पे पैसा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा संपत्ति है, लूटता है फिर लेके जाता है और दूसरी जगह पे उसका आपका सैनिक अभियान करता है, ठीक है ना। बाबर भी वैसे करके आया था, बाबर भी वापिस जाने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया, ठीक है, हम पता चलेगा हम लोग को मुगल सल्तनत के टाइम में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में तैमूर के हमले का विरोध करने के लिए बहुत कमजोर हो गया था। हाँ, जब आप हेरिडेटरी बना दोगे, ठीक है ना, धर्म का यूज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो गया, लोग साथ नहीं देंगे तो अब क्या हो जाएगा, अलग अलग भाग में बटे जाएंगे तो कमजोर हो जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। और ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमको गलत पूछा है तो सी पूछा है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, उसके राजस्व और प्रशासनिक शब्द के बारे में बताना है। तो पहला जो चीज है, सल्तनत का जो सर्वोच्च होता है उसको सुल्तान बोलते हैं, हाँ नाम से ही पता है, सुल्तान का मतलब होता है कि जो सबसे सर्वोच्च शासक होता है। उसके जो डिप्टी होते हैं नायब होते हैं, ठीक है ना, नायब को डिप्टी बोला जाता है, बिल्कुल ये बोला जाता है। आज भी हम लोग का डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, डिप्टी रहते हैं, ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अभी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। तो पहला सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, जो जकात होता है वो मुस्लिमों पर परोपकारी उद्देश्य के लिए लगाया गया एक धार्मिक कर टाइप का था। दूसरा, जिजिया जो है गैर मुसलमान को लिए लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि जो वजीर होता है वो वित्त विभाग का प्रमुख बन जाया रहता है, ठीक है। जनरली पहले वजीर क्या है, लड़ाई करता है, लेकिन क्या है कि जब दिल्ली सल्तनत आता है तो क्या होता है कि इतना बड़ा कंपटीशन रहता है ना सल्तनत का, अगर राजा खुद लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा ना तो गवर्नर जो बनेगा ना वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है, ठीक है ना। तो वो वजीर उसके बाद उसको वित्त विभाग को ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाग दे देता है, बिल्कुल। और खुफिया विभाग और डाक विभाग का जो कार्य है वो उसको क्या बोलते हैं, बारिद बोलते हैं, बारिद बोलते हैं, आज भी बारिद है, ठीक है, खुफिया और डाक विभाग के लिए। उसके बाद कोतवाल क्या रहता है, कोतवाल जो रहता है वो शहर प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहता है, जबकि जो खराज है और भूमि राजस्व
के लिए जिम्मेदार रहता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, दोनों के दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है, देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दास दास व्यवस्था है, ठीक है ना, यहाँ पे भी जो स्लेव है, और इनफैक्ट जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक वंश बना था वो स्लेव डायनेस्टी का गुलाम वंश है, और गुलाम का बहुत ज्यादा यूज होता है था किसमें, युद्ध में। जब किसी को लड़ाई करते थे उसके बाद क्या होता है, जो जो हार गया, ठीक है ना, उस राजा से जो बंदी बनाते थे उसको दास बना देते थे, फिर घर में काम करवाते थे, सैनिक शासन में लड़ाई के लिए यूज होता था। तो ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, स्लेव के बारे में। भारत में जब तुर्क के आगमन, जैसे दिल्ली के आगमन से पहले भी दासता मौजूद थी। घर में जन्मे, खरीदे गए, युद्ध में प्राप्त और विरासत में मिले दास शामिल थे, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के दास थे, जो घर में आपके जन्म हुए या फिर खरीदे हुआ, युद्ध में प्राप्त या विरासत में आपको मिला रहता था। ठीक है, हाँ, आपका चाणक्य के बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये तो था, ठीक है ना, भारत में भी था, सब जगह पे था, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक। दूसरा क्या है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान दास प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका दास बाजार में खरीदी बिक्री। अब भाई इतना भी नहीं था कि भारत में कि उसका बाजार लगे, ठीक है ना, तो ऐसे वो भी ओपनली सार्वजनिक नहीं, ये तो गलत है। तीसरा क्या है कि तुर्क, ठीक है ना, कैकसाई, ग्रीस, भारतीय दासों का बाजार में बहुत मूल्यवान माना जाता था, अब यहाँ से लाके जाते थे, ठीक है, और अफ्रीका से भी बहुत आयात करते थे, बिल्कुल सही है। तीसरा, युद्ध बंदियों को दास बनाने का जो प्रथा, ठीक है ना, सामान्य थी, ठीक है, हाँ, युद्ध में जो बन गए तो उसको तो दास बना देते थे, ये तो हमारे कई जगह में महाभारत में भी उल्लेख है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो आपका जो सही उत्तर इसमें क्या है, गलत बताना, तो ये सेकेंड वाला गलत है। इतना भी आसानी से बाजार में नहीं बिकते थे, ठीक है ना, बिकते थे लेकिन इतना आसानी से नहीं, उसका जमावड़ा नहीं लगता था। अगला जो प्रश्न है ये बताना है कि जो महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है ना, आपके जो दिल्ली सल्तनत काल में, उसके बारे में बताना है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, रजिया सुल्तान, ठीक है, दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान थी, ठीक है ना, जो शासन किए थे 36 से लेकर 1240 तक, और अपने लिंग मतलब क्या है कि अपने जो महिला होने के कारण विरोध का सामना किया। बिल्कुल जो नोबेल्स लोग रहते थे, ठीक है ना, जो एक ओलिगार के लोग रहते थे, ठीक है ना, इन लोग को क्या बोल दिए, इनको लगा कि एक महिला है तो हम लोग आराम से चला लेंगे, जैसे इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था, इनको ऐसे चला लेंगे, जो जो संगठन थे, कोalition। बट अब देखो, उसके कारण उसको विरोध करना पड़ा था, बिल्कुल ये सही है, रजिया सुल्तान। दूसरा, जोहर का प्रचलन, तीसरा देख लेते हैं, पर्दा। जोहर का प्रचलन निम्न जाति की महिलाओं द्वारा आक्रमण के दौरान सम्मान की रक्षा के लिए स्वैच्छित कार्य था, पहला। आगे देखते हैं, ठीक है ना, जोहर तो होता था, ठीक है ना, लेकिन क्या निम्न जाति की महिलाओं के लिए था? अभी आगे देखेंगे, नहीं, ठीक है ना, उच्च जो राजी रानी, मोस्टली रानी लोग रहते थे, ठीक है ना, ठीक है, अगर, और यहाँ पे तो बना भी दिया गया था, ठीक है। अब आपको पता है, सती एक प्रचलित प्रथा थी जिसमें हिंदू विधवाएं अपने पति के लिए चिंता पर आत्मदाह करती थी, और उच्च जाति में एक प्रचलित मान्यता थी, बिल्कुल मान्यता थी, लेकिन दिल्ली शासन में आपको परमिशन लेना पड़ता था राजा से, भैया कर रहा हूँ बोल के, ठीक है ना, रेगुलेट कर दिया था, ठीक। तो ये भी सही है। दूसरा, पर्दा और अलगाव हिंदू और महिला दोनों में प्रचलित थी, जो पर्दा प्रथा थी, ठीक है ना, और जो घर में रहना, अंदर रहने वाला, ठीक है ना, और ये उच्च वर्ग में था, बिल्कुल ऊपर उच्च वर्ग में था। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और रजिया सुल्तान सही हो जाएगा। और जोहर जो किए थे वो जनरली जो महारानियां करती थी, ठीक है ना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है दिल्ली जो सल्तनत है उसका नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अभी डिबेट चल रहा है, भारत का नेचर ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, ठीक है ना, दिल्ली आपका भी वही पूछ रहे हैं कि नेचर ऑफ स्टेट क्या था, कैसे था, ठीक है। तो पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। विकेंद्रीकरण सामंतवादी राज्य जिसके पास सीमित सैन्य नियंत्रण था, ये तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल विकेंद्रीकरण सामंतवाद नहीं था ये, ठीक है ना। तो वो क्या है कि ये तो आपका राजपूत या फिर हमारे जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एक लोकतांत्रिक स्टेट था, भैया नहीं, कोई लोकतांत्रिक स्टेट नहीं था, ठीक है ना, सब नहीं था। और एक तरह से थियोक्रेटिक राज्य था क्या, पूरा कंप्लीट धार्मिक रूप से, शुद्ध धार्मिक रूप से,
आप हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे तो क्या बोलते हैं, वो तो मानता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ओनली सूफी संत को मान रहे हैं, ठीक है ना, इस्लामिक कानून को ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो इसका लॉ फॉलो करते थे वो इस्लाम के शरिया को करते थे, ठीक है ना। तो हाँ, ये बोला जा सकता है एक सैन्य था, ठीक है, अभिजात राज्य था, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेसी कुछ लोग का, ठीक है। और ये लेकिन इस्लामिक सिद्धांत को पालन करने का दावा करते हैं। तो ये होता है पॉलिटिक्स है ऑल अबाउट, ठीक है ना। आज भी जो अलग अलग जो स्टेट हैं, ठीक है ना, नाम में लिखा देते हैं, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी ही शासन करता है। जो पूरा पॉलिटिकल साइंस में एक ही रूल है, यूनिवर्सल रूल जो पॉलीआर्की का है, ठीक है ना, कि कुछ लोग जो एलिट हैं वही शासन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने दिल्ली सल्तनत को खत्म किया 25 क्वेश्चन में। तो आप हमसे जुड़ने के लिए ज्ञानपुरी एकेडमी के चैनल में जुड़ सकते हैं, और जो पीडीएफ है वो यहाँ से ले सकते हैं। जय हिंद।